नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस प्यारे प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल्स पर। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आरटीओ एएमवीआई बैच का थर्मोडायनेमिक्स जो है ना दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ना। इसका दोस्तों हमारा ये तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर की अगर बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम क्या था, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। बहुत ही सिंपल सरल आसान सा टॉपिक था बच्चों, है ना। ऐसे टॉपिक के ऊपर पेपर में क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर हमें डेफिनेटली जो हमारा एएमवीए का एग्जाम है उसके ऊपर तो फोकस करना ही है, लेकिन साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमें नॉलेज भी हासिल करते रहना है ना। भाई थर्मल सब्जेक्ट को हमें इस तरह से पढ़ना है कि किसी भी एग्जाम के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का अगर क्वेश्चन आता है ना तो हम आंख बंद करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात एक आपको बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहले के जमाने में हम जो दो दोस्त आपस में मिलते थे ना, तो एक दूसरे से क्या पूछते थे मालूम है, कि भाई कैसा है ना। लेकिन आज का जो समय है ना, आज के समय में मेरे प्यारे बच्चों, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं ना, तो वो क्या पूछते हैं मालूम है एक दूसरे को, और भाई क्या कर रहा है। तो ये फर्क आ चुका है ना। तो सिंपल दोस्तों, किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि आपको लोग तब तक पूछेंगे भाई तू है कैसा, जब तक तेरी जेब में है क्या, पैसा। तो मनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ। अगर आप लोगों को इस दुनिया में सरवाइव करना है तो पैसे से बड़ा भगवान अभी कोई नहीं है बच्चों। सॉरी अगर मैंने गलत कहा हो तो, लेकिन मैं जितना दुनिया जी चुका हूं, जितनी दुनिया देख चुका हूं ना, तो यही फीलिंग अभी मेरे अंदर आती है कि भाई सबसे ऊपर पैसा। वो बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाई पैसे कमाने हैं अगर आप लोगों को, तो इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी। ये जॉब अगर आप क्रैक करते हो तो पैसा भी आएगा, इसके साथ साथ इज्जत भी आएगी, रिस्पेक्ट आएगी दोस्तों, एक वर्दी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले ये सपने तो आप देखिए, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं दोस्तों। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आप लोग को डिप्लोमा जब आप करते हैं या इंजीनियरिंग जब आप करते हैं ना, तो वहां पर जनरली ये टॉपिक आप लोग नहीं पढ़ते हैं बच्चों। कुछ अलग टॉपिक है, कुछ नया टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। क्या है, बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। तो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी जो पढ़ाई है दोस्तों, वो दो तरीकों से की जा सकती है। एक तरीका है दोस्तों, एक अप्रोच है दोस्तों आपकी मैक्रोस्कोपिक, और दूसरी अप्रोच है दोस्तों आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो दो तरीकों से हम थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें यह जानना है कि भाई हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं ना, उसमें कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। क्या हम मैक्रोस्कोपिक का इस्तेमाल करेंगे या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो उसका आंसर है दोस्तों, हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करके थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन क्यों, ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है ना, ये हम अभी सीखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है ना, इसकी स्पेलिंग क्या है, एम ए। तो ए दोस्तों यहां पर क्या है, ए मतलब जस्ट आपको रिमेंबर करने के लिए बता रहा हूं। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब है दोस्तों कि हम यहां पर मॉलिक्यूल के एवरेज बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच द एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्टडीड दोस्तों। समझ में आया क्या, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर मॉलिक्यूल के एवरेज बिहेवियर की पढ़ाई की जाती है। एवरेज बिहेवियर की क्या होता है, एवरेज बिहेवियर मॉलिक्यूल का भी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। एंड इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच दोस्तों,
हम मॉलिक्यूल के, सिंगल मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं, हाउ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज बिहेविंग दोस्तों। तो ये दोनों में फर्क है। इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच द एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्टडीड दोस्तों, एंड इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल इज स्टडीड, है ना। यहां पर हम हर एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों हम एवरेज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कैसे बिहेव कर रहे हैं इसकी पढ़ाई करते हैं बच्चों। समझ में आया क्या? तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ठीक है ना। डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग जो है ना वो आपको समझ में आएगा जब मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करूंगा, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई ना आप लोगों को कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर, है ना, हम मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम सिंगल मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है दोस्तों वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, प्रेशर। अब प्रेशर दोस्तों ये जो वर्ड है ना ये आपने बहुत बार सुना होगा, प्रेशर। भाई एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना है, कितना है भाई बताइए जरा आप लोग। यस बरोबर दोस्तों, दी प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज 1 बार दोस्तों, 1 बार। लेकिन मैं आपको छोटा सा सवाल पूछता हूं कि वाई एटमॉस्फेरिक एयर इज हैविंग दी प्रेशर। एटमॉस्फेरिक एयर जो है दोस्तों इसके पास ये प्रेशर आया कहां से? क्या भगवान ऊपर से उसको गिफ्ट दे रहा है क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको समझते हैं, हर बात को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैंने कहा ना बच्चों, एक ही चीज के ऊपर मैं फोकस करूंगा, वो क्या है? नॉलेज, कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर दोस्तों, एटमॉस्फेरिक एयर, व्हाई एटमॉस्फेरिक एयर इज हैविंग प्रेशर, ये क्वेश्चन भी पीएसयू में बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसका आंसर भी अभी आपको मैं बताऊंगा। तो देखो बच्चों, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, आपने सिंपली पढ़ा होगा, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया दोस्तों, है ना। फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम प्रेशर कहते हैं दोस्तों। इस रेशो को प्रेशर कहा जाता है, जहां पर फोर्स का यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मीटर का स्क्वायर। बरोबर है क्या? हाँ है ना दोस्तों, न्यूटन और मीटर का स्क्वायर। तो इस हिसाब से प्रेशर जो है दोस्तों, प्रेशर, इसका यूनिट क्या बनता है? तो इसका यूनिट बनता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? तो प्रेशर का यूनिट बनता है दोस्तों न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, है ना। न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये क्या है? प्रेशर का यूनिट है। और ये क्या है? प्रेशर की डेफिनेशन है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जब भी हम किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं, भाई जैसे ये पेन है, इस पेन की मदद से मैं अपने हाथ के पाम के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो मेरा पाम है ना, इसके कुछ एरिया में दबाव क्रिएट हो रहा है, दब रही है एरिया दोस्तों। तो ये दबाव ही, इसी दबाव को कहते हैं क्या? प्रेशर दोस्तों। तो प्रेशर का जन्म होता है किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। जहां पर भी फोर्स लगता है वहां पर प्रेशर का जन्म होता है बच्चों, है ना। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर होगा, है ना। आप देख सकते हैं P, ये इसको हटा देता हूं दोस्तों, P। तो P इक्वल टू क्या? फोर्स अपॉन एरिया। लगने वाला फोर्स जितना ज्यादा, बरोबर है क्या, पैदा होने वाला प्रेशर उतना ही क्या होता है? ज्यादा। प्रेशर को हिंदी में दबाव भी कहा जाता है, दाब, है ना। ओके चलिए, लेकिन दोस्तों यहां पर एक सोचने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई फोर्स का जो यूनिट है ना वो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है भाई, लेकिन हम प्रेशर का यूनिट क्या है दोस्तों? न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। लेकिन हम प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रेशर का एक और यूनिट है दोस्तों हमारे पास, क्या? पास्कल, या जो मैंने अभी आपको बताया बार। तो ये यूनिट क्या है? तो थोड़ा सा इसको भी समझिए आप लोग, ये भी चीजें सब जरूरी है ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि जो प्रेशर है वो है 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, या मैं कहता हूं प्रेशर है कितना? 1 पास्कल, तो दोनों बातें क्या हैं? सेम है बच्चों। 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर दोस्तों, पास्कल को पीए लिखा जाता है ना। तो ये दोनों यूनिट क्या है? समान है, समान है।
दोनों सेम है। क्यों सेम है भाई? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर का एक्चुअल यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन प्रेशर के बारे में दुनिया को, या प्रेशर का जो एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है पास्कल लॉ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगे एफएम में आप पढ़ोगे, है ना। तो ये जो पास्कल है ना, इसने प्रेशर की सही महिमा दुनिया को बताई। तो इसलिए उन पास्कल भाई साहब को सम्मान देने के लिए जो प्रेशर का एक यूनिट रखा गया ना, वो पास्कल रखा गया दोस्तों। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ही पास्कल होता है। दोनों क्या है? सेम है मेरे प्यारे बच्चों, सेम है ना। तो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों बातें क्या है? सेम है। तो आप कहोगे सर जब हमारे पास प्रेशर का यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चलो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना बोल के उसको हम पास्कल बोलेंगे, लेकिन फिर ये नया जो यूनिट आया बार, इसकी क्या जरूरत पड़ गई भाई? बार, ये एक नया यूनिट क्यों फिर पैदा किया गया? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है ना, उसका प्रेशर कितना है, तो मैं कहूंगा एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है 1,00,000 पास्कल। कितना? 1,00,000 पास्कल। यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। तो ये सुनने में क्या लगता है ना, थोड़ा सा अटपटा लगता है, अजीब लगता है। जैसे सपोज किसी ने मुझे पूछा कि भाई जैसे कि कोई भी दो सिटीज है, सिटी ए और सिटी बी, इन दोनों सिटीज के बीच का अंतर कितना है? किसी को सिटी ए से सिटी बी की ओर जाना है और उसने मुझे पूछा कि भाई जो सिटी बी है वो कितनी दूरी पर है। मैंने उसको कहा कि भाई जो सिटी बी है ना, वो 25,000 मीटर की दूरी पर है। वो तो चौंक जाएगा, 25,000 मीटर? अरे नहीं भाई, जो सिटी नंबर बी है ना, वो मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है, 25 किलोमीटर है। तो कैसे दोस्तों? किलोमीटर क्या है? बड़ा यूनिट है, और मीटर क्या है? छोटा है। तो कन्वीनियंट के लिए हमने क्या किए दोस्तों? बड़े यूनिट्स बनाए। तो उसी लिए बार भी उसके लिए वजह से बनाया गया कि भाई अगर मैं कहूंगा एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना है, तो आप कहोगे सर 1 बार, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहेंगे सर 1,00,000 पास्कल, तो सुनने में क्या लगता है? थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसलिए एक बड़ा यूनिट बनाया गया है, बस, और कुछ नहीं दोस्तों। तो बार क्या है? एक बड़ा यूनिट है। और यहां से आपको पता चल गया कि बार और पास्कल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मतलब कितना होता है? तो ये होता है आपका 10⁵ पास्कल मेरे प्यारे बच्चों, पास्कल, रास्कल नहीं, पास्कल। ठीक है, क्लियर है क्या? आपको सर पढ़ा रहे थे मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और शुरू कर दिया प्रेशर 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 पढ़ाना। अरे भाई, हम पढ़ेंगे सब कुछ, यहां से यहां पर भी आएंगे दोस्तों, निश्चिंत रहिए। लेकिन क्या है ना, मुझे कॉन्सेप्ट पूरा समझाने में मजा आता है। मैं ऐसे बस आपको थोड़ा सा बता दूं, उसमें मजा नहीं आता है। मैं चाहता हूं मैं आपको पूरा डीप नॉलेज दूं बच्चों। आप कहोगे सर डीप नॉलेज लेने के लिए इतना समय नहीं है ना हमारे पास। अरे भाई, जो इंस्टाग्राम पे शीना टीना मीना जो देखते हो ना, उसको कम करो, उसको बंद करो, ध्यान दो, थोड़ा ज्यादा समय यहां पर दो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा समय दो, नॉलेज मिलेगा, फायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब एटमॉस्फेरिक एयर के पास प्रेशर आया कहां से? Why atmospheric air is having a pressure? एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना होता है? 1 बार होता है, 1 बार, है ना। लेकिन why atmospheric air is having pressure दोस्तों? तो why atmospheric air is having pressure? Because of the molecular momentum. molecular momentum. ये सवाल जो है ना, ये जो सवाल है ना, ये पीएसयूज के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। Why atmospheric air is having प्रेशर? तो उसका आंसर क्या आता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम के वजह से। अब आप कहोगे सर मॉलिक्यूलर मोमेंटम मतलब क्या? तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमेशा मोशन में होते हैं बच्चों। हमेशा कैसे होते हैं? मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं। उनके मोशन को मोमेंटम कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम। वो हमेशा घूमते रहते हैं। जब घूमते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? टकराते हैं। किसके साथ? आपस में टकराते हैं, है ना। अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, या अलग अलग चीजों के साथ टकराते हैं। जैसे किसी कंटेनर में टकराएंगे, या दीवारों के साथ टकराएंगे, हमारे साथ टकराएंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जब भी कहीं पर भी टकराते हैं, तो वहां पर लगाते हैं क्या? एक फोर्स लगाते हैं, और उनके इसी फोर्स की वजह से पैदा होता है क्या? प्रेशर। समझ में आया क्या दोस्तों? तो वाई एटमॉस्फेरिक एयर इज हैविंग द प्रेशर? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोमेंटम दोस्तों, मॉलिक्यूलर मोमेंटम मेरे प्यारे बच्चों। इसी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर के पास क्या होता है? प्रेशर होता है।
एक और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाऊंगे आप लोगों को बच्चों में। तो देखो, हम आपको ये पता होगा कि जो अर्थ सरफेस है ना भाई, जो अर्थ की सरफेस है, ओके भाई, सपोज ये अर्थ की सरफेस है दोस्तों, ये अर्थ की सरफेस है, और यहां पर जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, उसका प्रेशर कितना है? तो नियर द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है कितना? नियरली 1 बार दोस्तों, नियरली 1 बार, ठीक है ना, नियरली 1 बार। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है तो वो भी लिख देता हूं आपके लिए, 1.01325, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इसको 1 बार मान के चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे दोस्तों, पहाड़ों पे जाएंगे, हिली एरियाज पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे काफी ऊपर, है ना, तो ऊपर जाने से क्या होता है बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम 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 होता जाता है बच्चों, कम। और हिली एरियाज पे हमें इवन सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है, हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है बच्चों, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्यों ऐसा, क्यों ऐसा होता है बच्चों? तो उसका आंसर क्या है? तो देखो, नियर द अर्थ सरफेस क्या होता है ना, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है ना, वो ज्यादा होती है बच्चों। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का असर कम कम होता जाता है दोस्तों, हाँ या ना? तो नियर द अर्थ सरफेस क्या होता है ना, एयर का जो मास होता है या एयर की जो डेंसिटी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा होती है बच्चों। यहां पर एयर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब क्या? एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। भाई यहां पर एयर के मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं एक दूसरे के दोस्तों। डेंसिटी क्या होती है एयर की? ज्यादा होती है बच्चों, नियर द अर्थ सरफेस, है ना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, तो एयर का जो मास है वो कम होता जाएगा, एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, समझ में है ना? ओके, एयर का मास कम होता जाएगा, डेंसिटी, वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा बच्चों। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से बच्चों क्या होता है कि जब आपस में टकराते हैं ना, तो टकराते हैं तो फोर्स जो वहां पे क्रिएट होता है वो कम होता है बच्चों। यहां पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम कम हो जाता है, जो फोर्स है लगने वाला वो कम हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो कम होती है दोस्तों, ठीक है ना। इसी वजह से दोस्तों फोर्स कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और नियर द अर्थ सरफेस क्या होता है? एयर का मास ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी आपस में टकराते हैं, फ्रीक्वेंटली आपस में टकराते हैं बच्चों, और इसी वजह से फोर्स यहां पर ज्यादा मिलता है और प्रेशर भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्यों प्रेशर कम होता जाता है? तो उसका कारण मैंने आपको बताया कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एयर का मास कम होगा, एयर का डेंसिटी कम होगा बच्चों, और इसी वजह से एयर का प्रेशर भी क्या होता है? कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया क्या? चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आप आता हूं टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या था? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है। तो मैक्रोस्कोपिक ए मतलब क्या? इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हम मॉलिक्यूल के एवरेज बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम सिंगल मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं बच्चों, है ना। अब दोस्तों मैंने कहा एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो कितना है? 1 बार है, 1 बार। तो ये जो 1 बार का प्रेशर है ना, जब दो एटमॉस्फेरिक एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो क्या ये 1 बार का प्रेशर क्रिएट करेंगे क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जब दो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेरिक एयर के, दो सिंगल मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो उनके द्वारा क्रिएट किया गया जो प्रेशर है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, एकदम एकदम नेग्लिजिबल होता है बच्चों, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैंने कहा ना एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है बच्चों, ये क्या 1 बार है? तो ये किसका प्रेशर है फिर? तो जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जब टकराते हैं बच्चों, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं ना, है ना, तो उन सभी मॉलिक्यूल्स का थोड़ा 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 प्रेशर मिलकर बनता है कितना? 1 बार। तो जो 1 बार एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है ना, ये क्या है? आपका एवरेज प्रेशर है, एवरेज मॉलिक्यूल्स के द्वारा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो जनरेट किया गया प्रेशर है दोस्तों, कंट्रीब्यूट किया हुआ प्रेशर है बच्चों। तो हम जब प्रेशर के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम सिंगल मॉलिक्यूल की पढ़ाई नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई करते हैं दोस्तों, और इसी को कहते हैं क्या? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बच्चों, है ना। अर्थ के सरफेस के ऊपर, नियर द अर्थ सरफेस दोस्तों क्या होता है ना, मॉलिक्यूल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। तो नियर द अर्थ सरफेस सिंगल मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है ना, उसकी पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि एक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है, उसका प्रेशर कितना है, क्या है। तो इसीलिए बच्चों हम सिंगल मॉलिक्यूल के बिहेवियर की पढ़ाई नहीं करते हैं,
हम क्या करते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं ना, उसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, जिसको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे भाई, उसमें हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे या मैक्रोस्कोपिक, तो हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों, जहां पर हम एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हां, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज कहां किया जाता है, तो एट हायर अल्टीट्यूड्स दोस्तों, हायर अल्टीट्यूड, जमीन की सतह से काफी ऊपर दोस्तों, जहां पर एयर की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों, डेंसिटी कम होती है, तो वहां पर हम आसानी से सिंगल मॉलिक्यूल के बिहेवियर का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर है दोस्तों, ये प्रेशर क्या है, दिस प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। हम जो प्रेशर की पढ़ाई करते हैं, यहां सपोज टेम्परेचर, मैंने कहा कि भाई आज एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर कितना है, तो 35 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये सिंगल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर है क्या, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये एवरेज मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बच्चों, एवरेज मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो हम यहां पर जो भी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जो भी चीजों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं कौन सी अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रो नहीं दोस्तों। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को कहां यूज किया जाता है, तो एट हायर अल्टीट्यूड्स मेरे प्यारे बच्चों, जमीन की सतह से ऊपर दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर है क्या दोस्तों, हाँ है ना दोस्तों, समझ में आया क्या, है ना। चलिए अब दोस्तों एक और छोटी सी बात आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम क्या कहता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम, क्वांटेनम तो सिंपल सा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस याद रखना, ओके। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच इज वैलिड, ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की पढ़ाई हम कब कर सकते हैं, व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम इज वैलिड दोस्तों। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की पढ़ाई हम तभी कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम जो है ना, ये आपका वैलिड होगा, वैलिड। अब आपको अगर सर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम क्या है, तो मैं बताता हूं आप लोगों को दोस्तों, लेकिन पेपर में क्वेश्चन अगर आपको आता है कि कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की स्टडी कब की जा सकती है, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की स्टडी की जा सकती है जब कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम ये वैलिड होगा बच्चों, तभी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम क्या कहता है, कि ये कहता है द मैटर इज शुड बी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि मैटर जो है ना वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए दोस्तों। मींस दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है ना, वो ना के बराबर होना चाहिए दोस्तों, है ना। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है ना, उसे वाइड एज कहते हैं। तो ये वाइड एज जो है ना, ये ना के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं इस मार्कर को देखता हूं बच्चों, तो ये मार्कर की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो मार्कर देखने से क्या लगता है कि ये पूरा एक सिंगल बॉडी है, लेकिन क्या वाकई में मार्कर एक सिंगल बॉडी है क्या, नहीं दोस्तों। ये जो मार्कर है ना दोस्तों, ये छोटे 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 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, लेकिन देखने में क्या लगता है, सिंगल बॉडी है दोस्तों, सिंगल बॉडी। तो यहां पर दोस्तों दो मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनके बीच का जो गैप है वो क्या बहुत ही कम है दोस्तों, वेरी वेरी स्मॉल है, सूक्ष्म है एकदम। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम क्या है, वैलिड है दोस्तों, वैलिड है। सेम यहां पर भी अगर हम पढ़ना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम वैलिड होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ही हाई होनी चाहिए, तभी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों। तो मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, समझ में आया क्या आप लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ये अप्रोच कहां यूज की जाती है, वाली अप्रोच एट हायर अल्टीट्यूड दोस्तों, हायर अल्टीट्यूड्स, है ना। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज कहां करते हैं, तो एट हायर अल्टीट्यूड। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं, हम सिंगल मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का स्टडी कहां किया जाता है दोस्तों, तो एट नियर द अर्थ सरफेस किया जाता है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज वैलिड ओनली व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटेनम इज वैलिड।
एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम क्या कहता है, द गैप बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स शुड बी निग्लिजिबल, वेरी वेरी स्मॉल, मींस द वाइड एज इज वेरी वेरी स्मॉल दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बच्चों हमें पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बोर तो नहीं हो रहा है ना, कहोगे सर यार बोर हो गया, क्या करें, एक तो मतलब आप हमारे सामने हैं भी नहीं, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। जब एक ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो पढ़ने का थोड़ा सा अलग मजा आता है ना। मोबाइल के सामने ऐसे बैठ के लेक्चर देखना, डेफिनेटली दोस्तों समझ सकता हूं ये थोड़ा सा बोरियत वाला काम है, इसमें थोड़ा सा बोर फील होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ में अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है ना, तो ये बोरियत को बाजू में रखना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं भाई, मुझे दिन में 12 घंटा तो बैठ के पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो है इस वैकेंसी को क्रैक करना है और आगे बढ़ना है ना। चलिए तो बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। देखो मैं आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज का नाम लिखते जाता हूं, प्रेशर, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, एच का मतलब एंथैल्पी, एस का मतलब एंट्रोपी, ये प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, बहुत सारी हैं दोस्तों। थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बच्चों, लिखते जाऊंगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अब आपको सवाल पूछता हूं कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना यहाँ पे जो लिखी है मैंने, इन्हें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में क्लासीफाई करिए। कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, क्लासीफाई करिए बच्चों। तो आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं है। अगर मैंने आपको बता भी दिया ना, सपोज भाई ये इंटेंसिव, ये इंटेंसिव, ये एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव, ये इंटेंसिव, ऐसे बता दिया, तो भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है ना, आप एग्जाम में गलती करने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज कभी याद नहीं रहती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को जो है ना कुछ 3 पॉइंट्स बताऊंगा, 3 पॉइंट्स। उन 3 पॉइंट्स को सुनने के बाद आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे दोस्तों, आप इजीली दोस्तों आपको याद रखने की कोशिश नहीं, मतलब आपको याद रखना ही नहीं पड़ेंगा ये इंटेंसिव है ये एक्सटेंसिव, नहीं, आप अपने आप बता दोगे प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही कि ये इंटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव है बच्चों। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, मतलब आपको ना 5-6 प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें से कौन कौन सी इंटेंसिव हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव दोस्तों। ठीक है ना, समझ में ना। तो ऐसा क्वेश्चन यहां पे बहुत बार पेपर में आता है, आया है और आता रहेगा बच्चों, है ना। लेकिन वहां पर हमें रट्टा नहीं मारना है कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव बच्चों, हमें इस टॉपिक को समझना है, अच्छे से पढ़ना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पहले प्रॉपर्टीज के बारे में मतलब ये भाई प्रॉपर्टी जो है दोस्तों कौन सी इंटेंसिव है या कौन सी एक्सटेंसिव है, मेरे प्यारे बच्चों ये पढ़ने से पहले हमें पहले ये तो पता होना चाहिए ना बच्चों कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बच्चों, है ना, किसे प्रॉपर्टी कहा जाता है। प्रॉपर्टी ये किस चिड़िया का नाम है बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम, कोई भी सिस्टम, चाहे आप मुझे एक सिस्टम मान लो, मैं अगर एक सिस्टम हूं दोस्तों, मैं अगर एक सिस्टम हूं तो मेरी है ना बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। जस्ट अ मिनट, पानी पी लेता हूं दोस्तों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं एक सिस्टम हूं ना तो मेरी क्या है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, गुण धर्म है। जैसे कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है बच्चों, तो मेरी जो बॉडी है, मेरी बॉडी का कुछ प्रेशर है, मेरी बॉडी का कुछ टेम्परेचर है बच्चों, मेरे बॉडी का कुछ प्रेशर है, मेरे बॉडी का कुछ टेम्परेचर भी है, मेरे बॉडी का कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, मेरी बॉडी की डेंसिटी भी है बच्चों, है ना। ये सब मेरे बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा मेरे बॉडी की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों। कौन सी? तो जब मैं खाना खाता हूं
तो मैं खाना टेस्ट करके बता सकता हूं कि खाना अच्छा बना है कि बुरा बना है। तो टेस्ट, टेस्ट है ना। इसके अलावा मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, मैं खुश होता हूं, मैं दुखी होता हूं, इमोशनल होता हूं, फीलिंग्स भी हैं भाई मेरे अंदर, फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स है मेरे प्यारे बच्चों मेरे अंदर। या फिर स्मेल, मैं स्मेल करके बता सकता हूं खुशबू अच्छी आ रही है कि बदबू आ रही है, क्या आ रहा है, ऑर्डर जिसको बोलते हैं, स्मेल जिसको बोलते हैं बच्चों, स्मेल। तो ऐसी बहुत सारी मेरी बॉडी की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बच्चों इस साइड जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है ना, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका कोई ना कोई यूनिट होता है बच्चों। भाई प्रेशर का यूनिट क्या है, तो बार है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या पास्कल है। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, तो डिग्री सेल्सियस है, या डिग्री फ़ारेनहाइट है, या केल्विन है बच्चों, जो भी है। मास है, मास का भी यूनिट होता है किलोग्राम। तो कहने का मतलब इस साइड जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है ना, इन कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई ना कोई यूनिट है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सकते हैं बच्चों, यूनिट के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हैं बच्चों, टेस्ट, फीलिंग, स्मेल, ऑर्डर, क्या इनका कोई यूनिट होता है क्या? भाई आज मैं खुश हूं, कितना, तो 2 किलो खुश हूं, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, इनका कोई यूनिट नहीं है बच्चों, हम इन्हें यूनिट के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ओके, इन्हें हम प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, इन्हें हम कहेंगे क्या, प्रॉपर्टी। तो सिंपली प्रॉपर्टी मतलब क्या, बैंक बैलेंस। अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों, प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड एज द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम यूनिट के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसे प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं बच्चों। तो समझ में आया क्या आप लोगों को, क्लियर है क्या, सिंपल है कि नहीं बहुत ही दोस्तों। हाँ, तो अब दोस्तों ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इन प्रॉपर्टीज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कुछ प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव कहा जाता है और कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव कहा जाता है। तो कौन सी इंटेंसिव है भाई, कौन सी एक्सटेंसिव है, अब हमें पढ़ना है दोस्तों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल मैं क्या करता हूं, इस लेक्चर को यहां पर स्टॉप करता हूं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है। इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, हमारे अगले लेक्चर में पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जो मेरा पढ़ाना है वो अच्छे से और बढ़िया से समझ में आ रहा है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आपको नहीं है दोस्तों। फिर भी देखिए, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लॉक रहेगा। मतलब अगर आप लोगों को मेरा पर्सनल नंबर चाहिए ना, तो आप लोगों को कोर्स भी परचेस करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो उस समय आप लोग उसमें मतलब जो अगला लेक्चर है, अभी जो पहले के 3 लेक्चर थे अनलॉक हैं, इसको आप बिल्कुल बिंदास फ्रीली देख सकते हैं। यहां से आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि भाई यार सर का पढ़ाना कैसा है, क्या वाकई में हमें ये कोर्स परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों वही बच्चे देख पाएंगे जिन्होंने ये कोर्स क्या किया है, परचेस किया है बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं अपना पर्सनल नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी ना, वो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट करके भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या कॉल करके भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। जो भी आपको लाइफ में मदद चाहिए भाई, जैसे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी आ रही है या किस तरह से अपनी पढ़ाई को प्लान करना है, वो मदद आप मुझसे ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने दोस्तों अपनी लाइफ में 6 से 7 गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, मतलब क्रैक किए हैं, दिए तो बहुत सारे, 7 गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं बच्चों। तो कैसे क्रैक किए हैं, मेरा अनुभव मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। लेक्चर देखने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, आपको कहूंगा लेक्चर देखने के बाद तो आपका रियल काम शुरू होता है। लेक्चर देखना तो जस्ट एक ड्यूटी थी, फॉर्मेलिटी थी। रियल काम क्या है दोस्तों, लेक्चर खत्म होने के बाद रिवीजन करना, जो भी लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया है ना उसका रिवीजन करना बच्चों, ठीक है।
चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम दोस्तों हमारे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।